अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 27 F7 का स्टार्ट हो गया जी। फिर उनमें से दो दो तीन तीन पॉइंट्स मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा, वो हम अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो नोट्स की तरतीब को जिस तरह से बना लें अगर मुमकिन है। यहाँ पे हम रेशो कैलकुलेट किया करेंगे और आगे फिर पूरा सफ़ा हो। अगर आपको ये इस तरह से मुश्किल लगता है रजिस्टर पे आपका आए तो आप इसको लैंडस्केप में कर लें। लैपटॉप वाला बच्चा है तो लैपटॉप में लिख ले, मुझे नहीं मसला इससे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम हर रेशो के बारे में दो तीन पॉइंट्स, लेकिन पूरी डिस्कशन पढ़ने के बाद आप नॉलेज को समराइज करें। आपके पर्चे में जिस तरफ मर्जी चला जाए, आपको कमेंट करना आता हो, इसको समराइज कर देंगे। ठीक है, सही है ना। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, कुछ रेशोज कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन से। लेकिन उससे भी पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहूंगा। इंटरप्रिटेशन करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसके अंदर जो एनालिस्ट होता है, आप एनालिस्ट बनते हैं, ठीक है ना, आप एनालाइज करते हैं चीजों को। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, इनका कोई इतना ज्यादा यूज तो नहीं होता, ये लिमिटेड यूज होता है। इसका यूज बड़ा बेहतरीन ये है कि आप, होता ये पास्ट है, पास्ट डेटा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन चुकी है, जो पीरियड गुजर गया, लेकिन इसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं आगे फ्यूचर की। ठीक है, तो उसके अंदर जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस में तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। ठीक है जी, एक को कहा जाता है वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल के ये स्पेलिंग होंगे, ये होंगे अंग्रेजों। एक होता है वर्टिकल एनालिसिस, दूसरे को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये बस ऐसे एंड पे जाकर थोड़ी सी बात कर दूंगा, अगर आपकी किताब में मिल गई तो। नजर वैसे नहीं आई मुझे, लेकिन ये चल रही होती है, साथ साथ हम यूज तो कर ही रहे होते। जैसे भी मैं पहली रेशोज निकालूंगा ना, ठीक है, बल्कि एक मिनट ठहर जाओ जरा, इसको ऐसे ना ही करें, फिलहाल ऐसे ना ही करें। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम जो चीज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दोनों है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसको कहते हैं रेशियो एनालिसिस। क्या कहते हैं जी? रेशियो एनालिसिस। तो रेशियोज कुछ निकालेंगे, उससे हम एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या एनालिसिस करना है जी हमने, कैसे एनालिसिस करना है जी? रेशियो एनालिसिस किस किस तरह का हो सकता है? तो भाई तीन तरह का रेशियो एनालिसिस होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी का तो होगा ही, फिर लिक्विडिटी का भी होगा, हर चीज का होगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आप कंपैरिजन किससे करेंगे? बोले, कंपैरिजन किससे करेंगे? अपने पास ईयर से बिल्कुल कर सकते हैं, कंपेटिटर से कर सकते हैं, और अपनी इंडस्ट्री एवरेज के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपेटिटर तो एक हुआ ना, और इंडस्ट्री एवरेज पूरी की पूरी। आप एसी की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो एसी बनाने वाली सारी कंपनियों की एक एवरेज आपको निकाल के देगा, आप निकालने थोड़ी जाओगे। तो ये कुछ जो है वो बॉडीज होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये कैलकुलेट करती होंगी। ठीक है, तो पूरी इंडस्ट्री की एवरेज भी होती है सवाल के अंदर गिवन। तो रेशियो एनालिसिस में आप कंपैरिजन करते हैं विद एंटिटीज ऑन प्रीवियस ईयर। ठीक है, ऑन प्रीवियस ईयर्स, या आप कंपैरिजन करेंगे विद एंटिटीज कंपेटिटर्स, और तीसरा होता है जी कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कंपैरिजन है ना आपका अपने ओन ईयर्स के साथ, इसमें तो इतना ज्यादा मसला नहीं आता, क्योंकि आपको IAS 8 ने सिखाया है। क्या सिखाया IAS 8 ने? कि जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर लो तो उसको अप्लाई करो कंसिस्टेंटली। क्यों? मैंने कहा था आपको, क्योंकि क्योंकि कंपेरेबिलिटी, अगर आप कंसिस्टेंटली पॉलिसीज अप्लाई करेंगे
तो आपका एक साल दूसरे साल के साथ कंपेरेबल होगा। 3 तरह की चीजों में आपको कहा था पॉलिसी होती है और उसका चेंज भी हो सकता है, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव लगाएं। एक था रिकॉर्डिंग, दूसरा था प्रेजेंटेशन, तीसरा था मेजरमेंट। तो इन तीनों चीजों में जब जहाँ कहीं ऑप्शन होता है तो आप अगर एक ऑप्शन पे चल रहे हैं तो कंसिस्टेंटली उस ऑप्शन पे इसीलिए चलना पड़ता है आपको, ताकि आपका एक साल दूसरे से कंपेरेबल हो। तो मतलब ओन प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करते हो तो इतना मसला नहीं होता आपको। लेकिन अगर आप किसी कंपेटिटर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर एनालिस्ट को मसला आएगा। क्यों कि मैं फाइफो यूज कर रहा हूँ, ये मेरा कंपेटिटर एफ को यूज कर रहा है, ठीक है। आप जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, मैं कॉस्ट कर रहा हूँ। अब आपकी इक्विटी जिस रेशियो में यूज होती है इक्विटी, आपकी इक्विटी ज्यादा होगी, मेरी इतनी नहीं होगी, अब कहाँ कंपैरिजन रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर एनालिस्ट को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एनालिस्ट एडजस्टमेंट्स करके फिर कंपैरिजन कर लेता है, वो उसको मसला उसका है, ठीक है, वो देख लेता है। आपको सवालों के अंदर जैसे वो कह रहा था एडजस्टमेंट करो, वो क्या एडजस्टमेंट कह रहा है सवालों में, वो यही कहेगा इसी तरह से कि इस कंपनी ने ये किया हुआ है, आपकी कंपनी ने ये किया हुआ है, तो आप जो है वो इस एडजस्टमेंट को करके कंपैरिजन करें ताकि दोनों एक फुटिंग पे आ जाए। ऐसे ही इंडस्ट्री एवरेज के लिए भी हो सकता है। इंडस्ट्री में सारी इंडस्ट्री जो है मिसाल के तौर पे एक फलां करंट रेशो इतनी रखती है, आपने इतनी रखी हुई है, क्या वजह है जी? तो इस तरह से थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के कंपैरिजन आपको नजर आएंगे, लेकिन ये सारी बातें करने के लिए सबसे पहले रेशियोज का कैलकुलेट होना जरूरी है। रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो फिर ही उनका कंपैरिजन करेंगे अपने ही पिछले साल से या किसी और कंपेटिटर से या किसी और कंपनी से उसी इंडस्ट्री के अंदर। सही है। तो अब हम फिलहाल सिर्फ क्या बात करने लगे हैं जी, रेशियो एनालिसिस के अंदर सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेशियोज हमने सीखनी है, उसके लिए बस ये एक सवाल है, इसमें मैंने कोई इंटरप्रिटेशन आपसे नहीं मांगी। इस सवाल की रिक्वायरमेंट देखें, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ये आपकी किताब में 2 लिखी हुई है, ये मैंने वैसे ही ये क्या हो गया, नहीं ये सही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको सही कर लेते हैं। ये बेसिकली ये मैंने 3 अपनी तरफ से डाली हुई, ये देखें 4 5 6, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस की रेशियोज हैं, आपकी किताब में ये नहीं है। असल में ये कवर कर लेते हैं हम, तो मैं आपको बताऊंगा कवर कैसे करते हैं, लेकिन अगर कभी निकालनी भी पड़ जाती है तो एक्सपेंसेस की रेशियोज बहुत आसान है, ठीक है। पहली रेशियो को थोड़ी सी याद करनी पड़ती है, वो ये ROCE है, ठीक है, और दूसरी है ROE। तो मैं आज चूंकि टाइम कम है तो मैं पहली 3 रेशियोज पर ही इत्तेफाक करूंगा और बाकियों का सिर्फ फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको। देखता हूँ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इस डेटा से, ताकि फिर जाहिर से जी EPS के अलावा सारे फॉर्मूले आते हैं। आपने रेशियोज पहले पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है, जिंदगी आसान है, तो फिर इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं की आप लोगों ने? बस रेशियोज की कैलकुलेशन की, चलो जी एक दिन के अंदर, कल के दिन के अंदर ये सारी रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो फिर बड़ा अच्छा हो गया, चलें, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। अब ये मैंने तो कैलकुलेट करवानी है, लेकिन आप लोग इसको पहले कैलकुलेट करें अपने सवाल के हिसाब से, ठीक है। तो ये रेशियोज हैं जनाब, बल्कि इनको छोड़े, आप ये रेशियोज कैलकुलेट करके ले आइए। फिर आज की क्लास को, इस पार्ट को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अगला पार्ट फिर इससे आगे शुरू करेंगे। लेकिन आपने अब गुंजाइश नहीं छोड़नी, बच्चे सुस्ती पे आ गए हैं, मुझे नहीं पता क्यों। IS 8, IFRS 13, IS 41, IS 2, ये 4 स्टैंडर्ड्स का एक चैप्टर था। अब मेरी तरफ से बिल्कुल मुकम्मल पूरा है। अब अगर उसमें कोई चीज निकलती है कहीं पे भी तो बेटा, और फिर A2 आज हम कर रहे हैं। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने स्टार्ट किया था, वो IS 8, 41, 2 वाला चैप्टर क्लियर है? कितने को MCQs कर लिए सारे? तो वही है ही, वही किट के अंदर ACC हब से आप करते हो एडिशनल काम। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। बाकी तुम कब करना है? BPP को भी टेस्ट करो आप, मैं उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ना, उससे ज्यादा टेक्स्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपने उसकी टेक्स्ट, उसकी किट को नहीं छोड़ना, करना है उसमें कोई चीज निकल, बहरहाल कोई चीज निकाल के लानी जरूर है आपने। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, यकीन करो, अल्लाह जानता है मैं अल्लाह माफ करे, मैं बड़ा नाचीज बन रहा हूँ। वैसे मैं कह रहा हूँ कुछ निकाल के लाओ ताकि जो रहता हो वो हम कर लें, ठीक है। पढ़ा होता है ना असल में, ठीक। बस यही असल में है जिस चीज ने आपको परिचय में बचाना है। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आपको पता है इसमें से पक्का
20 मार्क्स का एक सवाल आपको आता है, ठीक है। तो भाई ये हैंड आउट सही नहीं है इनका यार, आपको जो मैंने कॉपी भेजी है वो देखो, मैच करो इसके साथ, ले जाओ इनसे, ले जाओ इससे, ये देखो जरा। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरप्रिटेशन करने के कई तरीके हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा एक तीसरा एनालिसिस जो होता है वो रेशियो एनालिसिस है। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर हम अपनी कंपनी को अपने ही प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिसके लिए हम कंसिस्टेंसी की तरफ चलते होते थे। अकाउंटिंग पॉलिसीज जब अप्लाई की जाती है ना, तो आई सेट ने कहा था कंसिस्टेंटली अप्लाई करो ताकि कंपेरेबल रहे। कंपेरेबिलिटी होगी तो ये काम हो सकता है। फिर हम अपनी कंपनी को, उसकी रेशियोज को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी पोजीशन को अपने कंपनी के कंपेटिटर्स के साथ करते हैं। कंपेटिटर्स का मतलब आपकी सेम इंडस्ट्री के अंदर मौजूद और कंपनीज, ठीक है। और फिर आप अपनी इंडस्ट्री की एवरेज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने कही थी कि इसकी कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा, उसके बाद आज जो थोड़ा सा मैंने काम आपके लिए किया वो ये किया कि आपके पास इतने ज्यादा चीजें हो गई यार अब तो, है ना। पहले एक एक से शुरू किया था हैंड आउट। अब ये जो आपके पास किताब के अंदर मौजूद है रेशोज, ये यहाँ से कहानी शुरू हुई है, ठीक है जी। तो ये सारी कहानी मैंने आपके लिए, वैसे तो 4 सफ़े बनते हैं लेकिन अलग अलग हेडिंग बनाई ना ताकि अलग अलग रहे, तो उस हिसाब से ये 5 एक सफ़े बन गए। कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। इससे ऊपर कुछ डिस्कशन है, जाहिर सी बात है, जब पूरा कर लेंगे टॉपिक तो करेंगे पहले 2 सफ़े, ठीक है। ये पहले 2 सफ़े जिसके ऊपर थोड़ी सी बात की गई है कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, कमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब डिफरेंट सेक्शन में परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस में रेवेन्यू, पीएनएल की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनको कहते हैं, ये जीपी मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये अब सारी बातें, ये नेट एसेट टर्नओवर, यहाँ से फिर पोजीशन स्टार्ट होती है। पोजीशन की कुछ है, ये करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी या मैनेजमेंट रेशियोज होती हैं, फिर डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंटरी डेज, फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये सारा कुछ चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है। फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिसके अंदर गेयरिंग है, ओवर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, वो आ जाता है। उसके बाद आपकी इंटरेस्ट कवर रेशियो है, फिर डिविडेंड यील्ड है और डिविडेंड कवर रेशियो है। एक ईपीएस लिखा हुआ है लेकिन इस ईपीएस को हमने अलग से चैप्टर में करना है। बहरहाल इस ईपीएस को यूज करके आप प्राइस अर्निंग रेशियो निकाला करते हैं, जो ईपीएस के चैप्टर में शायद जिक्र ना हो, ठीक है। तो उसको यहीं पर भी जिक्र कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपके पास अब तकरीबन कोई खैर से यहाँ पे देखें तो आगे लिमिटेशंस आ गई हैं, ठीक है। और फिर ये कुछ 2-4 बातें हैं एक्स्ट्रा, दैट्स इट। उसके बाद ये लिमिटेशंस के बारे में थोड़ी सी बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी के अंदर कुछ एक चीजें हैं स्पेशलाइज्ड। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी बातें उसने इसके बारे में अलग से की हैं। वो जब कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनानी आती होंगी, फिर हम उनकी भी कमेंटिंग को सीख लेंगे। तो अगर आप अब गौर करें तो यहाँ से ऑनवर्ड्स पीछे की तरफ जाएं तो तकरीबन यहाँ तक की कहानी जो है वो मैंने कोशिश की है। अब ये कुछ 608 नंबर सफ़ा है, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाएं, ठीक है। पढ़ ज़रूर लीजिएगा एक दफ़ा, लेकिन ये तकरीबन कोई 20-21 सफ़े थे जिनको फिर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके वहाँ पे लिख दिए, काम की चीज़ें लिखी हैं सारी, उसमें कोशिश यही की है, ठीक है। तो अब आपने बस इसको एंजॉय करना है, लेकिन जो पढ़ लेंगे, जो मैं पढ़ा दूंगा, उसको सिर्फ एक बार जिंदगी में, एक बार कम अज़ कम उसको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अभी ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये बातें हैं। फिर जब ये तरीका आ जाएगा वारदात का, तो उसके बाद फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कमेंट करना मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं वेट करूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार हाथ से गुजर जाए, फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से बंदा बात कर सकता है। जैसे फाइनल अकाउंट्स, थोड़ा एक सवाल भी कर लिया, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, अब चीज़ें हमारे काबू में है, हाथ में, उसको आसान है कमेंट करना, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको कैलकुलेशन का अर्ज किया था कि कर लीजिएगा, पता नहीं आप लोगों ने की या नहीं की। हाँ जी, कैलकुलेशंस की। चलें एक जगह मैं कैलकुलेशंस खोल लेता हूँ, लेकिन इसमें कर ये लेते हैं
कि क्योंकि अब ये वाला काम जो मैंने कल कहा था लिखूंगा यहाँ पे, ये भी मैंने फिर आपके उन्हीं नोट्स के अंदर ही लिख लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता जाता हूँ फटाफट, ठीक है, फटाफट फटाफट। उसके बाद जो रेशो कैलकुलेट कर लेंगे उस रेशो की कमेंटिंग को साथ के साथ ही देखते जाएंगे जो आपको सफा दिया, ठीक है। फिर आपने इसको याद करना नहीं, याद रखना है। यानी जब कभी आपने रिवाइज करना है, आपने सफ़े को, रेशो को रिवाइज करना है, सफ़े को पढ़ लेना है। इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें हैं वो आगे नहीं है, आपके जहन में रह जाएंगी, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन असल चीज़ तो यही है, इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे भाई कह रहे हैं जी एक्सेल पे तो बड़ा तंग हुआ हूँ मैं, तो अभी से तंग हो लेना ताकि पर्चे में पहली बार तंग ना हो, ठीक है। इसकी आदत अब अपनाएं। बड़ा बड़ा सवाल है, मुझे तो खुद मजा आता है बड़ा, ठीक है। बहरहाल इनको भी आने लग जाएगा मजा, उसके लिए जरूरी क्या है कि इसको शुरू करें ना काम को, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे सामने सवाल था, फटाफट इसके अंदर मुझे बताते जाएं जी। जीपी ओवर सेल्स, जीपी 1295 कैलकुलेटर हाथ में रखे, ओवर सेल्स, तो जीपी कैसे निकालेंगे? जीपी जी कितना है, जल्दी से बोले। 1295। ये फिर भी मैं तसल्ली के लिए एक बार रेशो कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि रेशो कैलकुलेट करनी भी आ जाए और साथ ही फिर इसके ऊपर कमेंट कर लेंगे, ठीक है जी। 4315, इसको परसेंटेजेस में आंसर इसका देना होता है 30%। अब ये 30% क्या बताता है, यहां से बात चलेगी आगे, असल में तो बात ये कर रही है, ठीक है जी, कि अगर आप 100% है, $100 की आप लोग और हम 100 रुपए की अगर सेल करते हैं तो उसमें 30 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। ये दूसरी, इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें ये साथ ही ये भी कमेंट हो जाएगा, उसमें 70 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में मौजूद नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि अगर वो कहेगा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रेशोज को कैलकुलेट करो तो सिर्फ 2 रेशोज यहाँ से हमने जो है वो कमेंट करनी, उसमें सारा कुछ कवर होगा। एनीवेज, कॉस्ट ऑफ सेल 3020 है डिवाइडेड बाय 4315, तो पीएनएल वाली ये सारी रेशोज सेल के साथ ही लिंक की जाती हैं। इनटू 100 इज इक्वल टू 70% होगा, बगैर मैं देखे बता सकता हूँ, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30 रुपए है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, 70 ही होगी। अच्छा, अब ये रेशो क्या बता रही है? ये रेशो यही बता रही है अगर कंपनी 100 रुपए की सेल करे तो उसका 30 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है या उसकी 70 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, या तो आपको एग्जामिनर जैसे मैंने अर्ज किया कि आपसे कहेगा कि 1 2 3 4 5 ये वाली रेशियोज जो आपको दी हुई है इंडस्ट्री एवरेज है, इसके इक्विवेलेंट अपनी कंपनी की रेशियोज निकालो और कमेंट करो। या वो ये कह सकता है कि कमेंट ही करो करवाएगा, ठीक है, और उसमें फिर आप ये भी बताएंगे कि रेशियोज क्या हैं क्या नहीं है, प्लस साथ में आप ये भी बताओगे कि अगर ये इंडस्ट्री से हायर है या लोअर है तो उसकी रीजन पॉसिबली क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा आंसर आया 30%। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हमारे जहन के अंदर फॉर्मेट होना चाहिए। पीएनएल का फॉर्मेट आपको याद है, सेल्स, इसमें से लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम पहुंच जाया करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। इसमें से हम लेस किया करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस लेस हो गए, एडमिन एक्सपेंसेस लेस हो गए, तो यहां पर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम उसमें से माइनस किया करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट कह लें, फाइनेंस कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ठीक है जी। और फिर इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स, तो पैट पे पहुंच जाता है जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलना है। अब कभी बहरहाल जीपी रेशो की फिलहाल बात हो रही है। अब मुझे बताओ जीपी मेरा मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी, मैंने 50 यूनिट्स बेचे, हर एक यूनिट 100 रुपीज का था, तो क्या बना, सेल्स मेरी कितनी आ गई, 5000, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने 50 ही यूनिट्स खरीदे और 70 रुपए के खरीदे, कितना बना, तो इसका मतलब मेरा 1500 का, ठीक है। अच्छा, जरा मैं इसको यूं कर लूं आपकी इजाजत हो तो, जरा थोड़ा आसानी के लिए 2-4 बातें समझाने के लिए, लेस क्या कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, और हम पहुंच जाएंगे पीबीटी पे, फिर लेस करेंगे टैक्स तो आ जाएंगे पैट, ठीक है। अच्छा, अब कितना आ गया जी, जीपी कितना आ गया, 1500 मसलन, अच्छा मसलन से आगे बाद में, वो बाद में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ जीपी रेशो क्या बनी, जीपी रेशो क्या बनी, 1500 डिवाइडेड बाय 5000 करोगे ना, बोलो
जीपी रेशो क्या आई? 30%, वही जो अभी आप बता रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि इस जीपी रेशो का आपके प्रीवियस ईयर से कम होने का या ज्यादा होने का क्या रीजन हो सकता है पॉसिबली? पिछले साल से आपने कंपेयर किया, आपकी जीपी रेशो कम हो गई है, क्या वजह हो सकती है? हाँ, वेरी सिंपल। आपको देखो ना इसके ऊपर क्या पड़ा है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स सबसे पहली बात ही मैंने नोट्स में ये लिखी है, ठीक है, आपकी किताब में बिल्कुल ये लिखी हुई है कि रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो रेवेन्यू को कमेंट करना लाजमी है, लेकिन ये नहीं कह देना रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू हाई है, बस अच्छा है। नहीं, पूरी बात देखेंगे हम, किस वजह से बढ़ा है, क्या हुआ वजह। तो वो रीजन सब लिखी हुई है, वो बता देता हूँ। फिलहाल देखो सादा बात भाई, वहां से मैं खुद पढ़ाता हूँ नोट्स, ठीक है। सादा बात, सेल्स का बढ़ जाना जीपी को बढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन तब जब कॉस्ट ऑफ यानी सेलिंग प्राइस का बढ़ जाना, सेल्स का बढ़ना सेलिंग प्राइस की वजह से ये जीपी को बढ़ाएगा। कॉस्ट का कम हो जाना ये जीपी को बढ़ाएगा। मैंने क्यों कहा सेल वॉल्यूम की वजह से जीपी नहीं बदलेगा, जीपी बदलेगा, जीपी मार्जिन नहीं बदलेगा, यानी रेशियो नहीं बदलेगी। तो उसकी वजह ये है कि मसलन मैंने 50 की बजाय 70 यूनिट्स बेचे हैं जी, इस दफा 7000 हो गया, और मैंने ये 70 ही खरीदे थे, कोई मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और कॉस्ट सेम है, 70 खरीदे, ओहो 100 था जी, और ये मैंने 70 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो ये 4900 आ गया। अब मुझे बताओ जीपी कितना आया? जीपी 2100। अब जीपी तो चेंज हो गया है, जरा जीपी रेशो चेक करो, आप चेक करो, मैं तो लिख चुका हूँ। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा तो भाई कॉस्ट भी तो बढ़नी थी। फिक्स कॉस्ट नहीं ना, नॉर्मली ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर फिक्स कॉस्ट होती तो फिर थोड़ा सा चेंज आ सकता था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको कहते हैं मिलने लग गई, लेकिन मैंने अगर अपनी एग्जांपल ऐसे वेरिएबल कॉस्ट रखी। अच्छा, मसलन मैं कहता हूं कि जी ये 100 रुपए की सेल कर रहे थे, अब हमने 10% इसको बढ़ा के 110 कर दिया, और ये 10% बढ़ के 77 हो गया। क्या बन गया आंसर? 7700, 5390, 2310। लेकिन आप जीपी मार्जिन चेक करोगे तो अभी भी, बात समझ आई? यानी जीपी मार्जिन नॉर्मली वॉल्यूम के बढ़ने से नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, यूनिट्स भी सेम रहे, मिसाल के तौर पे मैंने 50 यूनिट्स ही बेचे, अच्छा, और सेलिंग प्राइस के बढ़ने से साथ कॉस्ट नहीं बढ़ी, तो अब ये क्या बन गया? 5500, और ये उतना ही है 3500। अब आपका जीपी मार्जिन चेंज हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? कुछ और बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? कुछ समझ आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब हाँ ठीक, अब तो जीपी मार्जिन आपको ये बताएगा कि एक 100 रुपए की, एक $100 की सेल करें तो कितने डॉलर्स का या कितने रुपए का आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, लेकिन उससे भी पहले अगर आप अपने सफ़े के ऊपर आएंगे तो ये मैंने कोई इस तरह सफ़ा बनाया है जिसके अंदर मैंने रेशियो का नाम लिखा है, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, हम कैलकुलेट करें ना साथ साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला ये 2 सफ़ों पे सारे रेशियोज कैलकुलेट हो जाएंगी, 2 सफ़े वो, 5 सफ़े है ये अगले, बस यही है आपके नोट्स। लेकिन फिर प्रैक्टिस जरूरी है, जो आपके बड़े सवाल मौजूद है किट के अंदर वो आप हाथ से लिखेंगे, तभी काम काबू में आएगा। पर्चे में जल्दी जल्दी थोड़ी बात अच्छी नहीं, मुख्तसर मगर जामे, ये जरूरी है। लंबी कहानियां तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन उतनी देर में दूसरे पर्चे का टाइम ले जाएगा वो सवाल, ठीक है, सही है। अच्छा, अब सबसे पहली रेशो क्या है जी? सेल्स या रेवेन्यू, ये रेशो है? नहीं, सेल्स या रेवेन्यू को ही कमेंट करना है आपने। ये सेल रेवेन्यू क्या है? इज अ की इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस एंड शुड ऑलवेज बी कमेंटेड ऑन। अब कमेंट क्या करना है भाई? वही बात मैं आपको कर्ज कर रहा हूं ना कि पिछले साल की निस्बत आपका चेंज आएगा, या आपके कंपेटिटर की निस्बत आपकी हाई या लो रेशो होगी, तो आप उसकी रीजन यूं बता सकते हो, पिछले साल की निस्बत इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, या आपकी हायर आई है कंपेटिटर से, या इंडस्ट्री एवरेज से। तो पॉसिबल क्या रीजन हो सकती है? पॉसिबल रीजन है इंक्रीज हो जाना सेलिंग प्राइस का, इंट्रोड्यूस करना नई प्रोडक्ट को, ठीक है, एंट्री करना न्यू मार्केट में जिससे मार्केट शेयर बढ़ने जा रहा है, या प्रमोशनल एक्टिविटी करके लोगों को और फंसा के आपने
गाहक बढ़ा ली हो, तो ये सब चीजें जो है वो आपके लिए क्या करेंगी, सेल को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, और इसी को इधर लिखा हुआ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट और लॉस कस्टमर। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा याद रखिएगा, सबसे पहली ट्राई ये करनी है कि जो सिनेरियो सवाल में देगा उससे लिंक करके आपने कमेंट करना है। और अगर कोई सिनेरियो ना गिवन हो, किसी चीज के बारे में कमेंट करना, तो फिर मे के साथ करना। यानी अगर तुमने ये कह दिया कि हमने जो है वो प्रमोशनल इश्तिहार चलाए और फिर एक पॉइंट लिखा हुआ, तो आप कहोगे कि जी देखें सेल्स का बढ़ना जो है वो इशारा इस तरफ ही करता है कि जिन्होंने प्रमोशनल एक्टिविटी की है इस वजह से सेल्स बढ़ गई हैं। बात समझे? ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। आपने अगर उसके अंदर नहीं, अच्छा वॉल्यूम बढ़ने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो अल्टीमेटली मिल ही रही होती है। मैं तो सेल्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, मैं जीपी की बात तो नहीं कर रहा। तो सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा था, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा था। यहाँ हमारी एग्जांपल में सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा था, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा था, प्राइस नहीं बढ़ी थी, तब भी सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ गया था। ये कितना हो गया था? 7,000। ठीक है, और सही है। ओके, तो सेल्स रेवेन्यू के बढ़ने की वजह। अच्छा, अब तो कब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपको सिचुएशन कोई गिवन हो, कोशिश करनी है आपने उसके साथ उसको अटैच करना है। ठीक है, अच्छा बात होगी जीपी रेशो की। बात में सेल की तरफ करने लगे, जीपी रेशो की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो। अब आप देखें जीपी रेशो में, दिस रेशो टेल्स अस दैट एंटिटी इज अर्निंग इतने डॉलर्स ग्रॉस प्रॉफिट पर $100 ऑफ सेल। सही है, ये मैंने आपको आसान अल्फाज में जरा बता दिया कि ये बताती क्या है, ताकि जहन में रहे, कैलकुलेशन करते हुए जरा बंदा आसानी रहती है। अब दिस इज द मार्जिन दैट एंटिटी अचीव्स ऑन इट्स सेल। ये वो मार्जिन है जो सेल पर अचीव कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, रीजनेबली कांस्टेंट रहता है। ये नहीं कि लग गई एक साल में रोजी लग गई, अगले साल रोजा रख लिया, ये कोई इतनी अच्छी जो है ना वो अच्छा ट्रेंड नहीं होता। तो ये रीजनेबली कांस्टेंट, हाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब रीजनेबली कांस्टेंट ही होती है विद सम इंक्रीजिंग ट्रेंड। वरना कोशिश ही होती है कम से कम ये मेंटेन तो रहे। ठीक है, फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, ये नहीं कि एकदम से सारे गाहक आ गए और एकदम से फिर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सही है ना। तो बहरहाल मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड यही होता है कि रिमेन दैट दे रिमेन कांस्टेंट। लोअर मार्जिन्स यूजुअली सजेस्ट, अब देखो ना भाई कमेंटिंग भी कैसे हो रही है। अगर तो भाई क्लियरली वो लिख देता है हमने नई लॉन्च किया है प्रोडक्ट, तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, कॉस्ट आई है, ठीक है, या हमने सेलिंग प्राइस कम की है क्योंकि हम मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपने, ताकि डिस्काउंट दें और लोग हमारे पास आ जाएं, तो इस वजह से आपकी जीपी रेशो जो है वो लोअर हो जाएगी ना, क्योंकि आपने कॉस्ट तो नहीं छेड़ी, सेल प्राइस कम की, क्योंकि ज्यादा मार्केट शेयर मिल जाए, ज्यादा मार्केट शेयर मिलना है तो सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ना है, लेकिन जीपी मार्जिन तो कम होना है। ठीक है, कॉस्ट तो अपनी जगह कायम है, सेलिंग प्राइस आपने कम की थी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि लोअर मार्जिन यूजुअली सजेस्ट पुअर परफॉर्मेंस बट मे बी ड्यू टू एक्सपेंशन कॉस्ट। नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है। दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर। लोअर मार्जिन देन यूजुअल सजेस्ट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर लोअर मार्जिन हैं आपकी रूटीन से, ठीक है, तो अब अगर तो कोई बात वो क्लियरली बता दे इनमें से जिस तरह से लिखी हुई है, तो आपने उसके हिसाब से कमेंट करना है। नहीं बताया तो फिर आपने मे के साथ ये कर देना। ठीक है, लेकिन साथ ही बता दें लोअर मार्जिन बाहर ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इंप्रूव करें अपने आप। फिर अगर मार्जिन लोअर नहीं है बल्कि अबव एवरेज है, अबव एवरेज मार्जिन यानी हायर मार्जिन जो है वो यूजुअली तो एक अच्छा साइन है, लेकिन इसमें एक और मसला आता है कि इसमें फिर वो बड़ा मशहूर आजकल हुआ था ये, वो पहले जनाब वो प्याजों के ऊपर बड़ा अच्छा काम चल रहा था कुछ लोगों का, तो वो एक बंदा आके वीडियो बना के कहता है कि जी सारे ने गंडे ला लेने, सब ने प्याज लगा लिए, प्याज इतना हो गया कि अब प्याज जो है वो रुल रहा है। ठीक है, तो जहां पे अच्छे मार्जिन होते हैं वहां पे कंपेटिटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी कंपेटिटर्स को भी अट्रैक्ट करेगा अगर अबव एवरेज मार्जिन है। बहरहाल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद कंपीटिंग एंटिटीज इन सिमिलर इंडस्ट्री एंड विद पास्ट ट्रेंड ऑफ सेम कंपनी। कि आपने किसी कंपनी के बारे में डिसीजन लेना है तो सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर से ही नहीं बल्कि कंपीटिंग इंडस्ट्री से भी। बेहतर है जो रेशो निकली है बेहतर है उसका कंपैरिजन करो प्रीवियस ईयर से, क्या प्रीवियस ईयर की निस्बत इंप्रूवमेंट आई है
या डिक्लाइन आया है, फिर अपने कंपेटिटर से करो कि उसके मुकाबले में हम कैसे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल कंपेटिटर के अंदर एक मसला ये आ सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट होती हैं, तो अगर पॉसिबल हो, डेटा गिवन हो, तो आपको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपने कंपेटिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि कंपैरिजन, आप बेसिकली एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं छेड़ रहे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पास्ट डेटा है, बन चुकी हैं, लेकिन आप एनालिस्ट होने के नाते एनालिसिस करते हुए अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। आपके सवालों में इस तरह से करेगा वो, ठीक है। तो अगर वो कहे कि मिसाल के तौर पे हम फाइफो यूज कर रहे हैं और कंपेटिटर एफ को यूज कर रहे हैं, अगर वो फाइफो पे हो तो स्टॉक इतने से चेंज होगा, तो आपको इसका मतलब प्रॉफिट इतने से बदलेगा, आप एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट निकालोगे, आपको आता है करना। इसीलिए आई सेट के बाद में इधर आ गया था कि चलो ये सारे काम अब करने आते हैं बच्चों में, सही है। चलिए, अच्छा, अब एक तो ये बात होगी कि ये जनरली आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, ये वो चीज़ है जिसको पढ़ के आपके सारे सवाल जो है वो हो जाया करेंगे, यानी कि आपको पता होगा कि जीपी के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। फिर आप साथ में इसको बारे में ये बताओगे, अगर हायर है लोअर है, तो आप कहोगे अगर हायर है या इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर की नज़र, तो इसकी वजह हो सकती है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, या इसकी वजह हो सकती है रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू रॉ मटेरियल प्राइसेस, या प्रोडक्शन कॉस्ट इस वजह से भी कम हो सकती है कि आप एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, या आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गई है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो ऐसे ही है ना कि आपकी कुछ फिक्स कॉस्ट होती हैं जो फिक्स ही रहती हैं, वॉल्यूम के बढ़ने से नहीं बढ़ती। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिक्स कॉस्ट अपनी जगह कायम रहती हैं और कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है ज्यादा यूनिट्स के ऊपर, तो इस तरह से कुछ फायदा भी हो सकता है। जबकि डिक्रीज होने जो है वो उसके अंदर जाहिर सी बात है, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एक वजह है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज एंड इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से भी इसके लिखे गए कि क्या अगर आपकी मिसाल के तौर पे कोई फैशन रिटेल का बिजनेस है मसलन, तो उसमें तो हर 6 महीने बाद नया डिजाइन आ जाता है। चलो साढ़ा तो चलता है ना, जनानियां औरतों का तो खास तौर पर जी कि 6 महीने बाद उनका तो डिजाइन बदल गया, उन्हें तो दूसरी बारी कपड़े नहीं पाने होंगे। हम तो अपनी शादी वाले कपड़े 8 साल 10 साल बाद अपने छोटे भाई की शादी में भी पहन लेते हैं जी, क्या ख्याल है। तो बात यह है कि इन्वेंट्री राइट ऑफ्स नॉर्मली फैशन रिटेल बिजनेस के अंदर होते हैं, जिसमें आपकी इन्वेंट्री बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाती है। अब उसमें होता यह है कि मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट आई थी एक सूट के ऊपर 1000 रुपए, और आप इसको सीजन के अंदर हो सकता है 5000 का भी बेचते रहे। तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको ये 1000 की कॉस्ट आई थी, हो सकता है आपको 800 के ऊपर 700 के ऊपर बेचना पड़ रहा हो। तो ये क्या हो रहा है, एनआरवी लॉस आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट डाउन करा हुआ इन्वेंट्री को, तो अभी आपको लॉस पे बेचेंगे भाई। जो सीजन में उन्होंने अखीर चुक के रखी होती है ना, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत लॉस कर भी लें तो वो पहले प्रॉफिट्स कमा चुके होते हैं, वो ऑफसेट कर लेते हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, बहरहाल ये जो राइट ऑफ करना है इन्वेंट्री को, ये आपको याद होगा, हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। वजह क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ जाना। अब अगर परपेचुअल सिस्टम है तो एनआरवी लॉस की एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर पीरियोडिक है तब भी काम वही करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ कम करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती थी, लॉस खुद ब खुद जाना, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होता है लॉस। तो अगर कोई राइट ऑफ है एनआरवी वगैरह का, कोई एनआरवी लॉस है, राइट ऑफ किसे कहते हैं जी, राइट ऑफ किसे कहते हैं, लेट से एनआरवी लॉस, ठीक है, से एनआरवी लॉस आपके समझने के लिए लिख लिया। कहां पे आता है, लाइकली वेयर एंटिटी ऑपरेट्स इन अ वॉलेटाइल मार्केट सच एज फैशन या अदर कॉस्ट। आपने को आर&डी स्टार्ट किया और उसके अंदर अभी आपका एसेट कैपिटलाइज नहीं हुआ, तो आपने एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया कि आपने कहा जी ये तो मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ही मैं ये मेहनत कर रहा हूँ कि ये इंप्रूव हो जाए, तो इसलिए इस खर्चे को मैंने कॉस्ट ऑफ सेल में डालना। तो अगर ऐसा कुछ मामला हुआ है तो ये भी रीजन हो सकती है आपकी रेशो के हाई या लो होने की। ठीक है, बल्कि ये तो लो होने की होगी, इस तरफ पढ़ रहा था। हाँ जी, यहां तक को मसला। अच्छा, अब अगली बात जो है वो इस तरह से कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या फिर कभी कह देता है नेट प्रॉफिट रेशो, दोनों ही कैलकुलेट करा सकता है। बात एक ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नेट प्रॉफिट के अंदर तो एक जो इजाफी चीज आ जाएगी नेट प्रॉफिट तक जाते जाते, वो इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, और टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स। वरना जीपी में से सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करें तो क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीआईटी होता है। ठीक है, अब वो जो कह दे, वरना आप जो मर्जी कर ले। लेकिन देखें, मैंने दो चीजों को एनसर्कल किया हुआ है, जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। अगर
वो खुद से ना कहे तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इन दो चीजों के ऊपर कमेंट कर देना काफी है। उसकी वजह क्या है, जीपी तक आएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कवर हो जाएगी, नेट प्रॉफिट तक आएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे ऊपर ही आता है, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस उसमें कवर हो जाएंगे। तो अनलेस अनटिल, ये तो आपकी किताब में है ही नहीं, आपकी किताब में ये 3 रेशियोज का उसने बोला हुआ है, लेकिन मैंने कोई 1-2 चीजें इजाफी रखी हुई हैं, ठीक है, जिससे आपको कमेंटिंग में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक वो मुंह से खुद कह ना दे इनके बारे में, आपने इनको यूज जरूर करना है, लेकिन इनका आपने जो है वो इनके ऊपर मेहनत नहीं करनी, इनको कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना। जैसे अभी मैंने बात की जीपी रेशो की, तो मैंने बीच में कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर नहीं ली कि कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना जीपी को कम करता है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होना जीपी को बढ़ाता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशो की फिर क्या जरूरत रहेगी। तो कहे ना तो इस तरफ नहीं जाएंगे, तो आपको नहीं कहेगा, ठीक है, ओके। लेकिन वैसे आपको मैंने कंपैरिजन समझाना था कि 30% जीपी का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल इज 70%, तो मैंने इसलिए लिख दी यहाँ पे समझने के लिए। लेकिन रेड एंड सर्कल किया हुआ है इसको, जीपी रेशो और नेट प्रॉफिट, इन दोनों में से जो करने, लेकिन ज्यादा बेहतर यही होता है खामोश हो तो ये, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही आ जाए, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट रेशो अपने सवाल से अगर हम निकालें तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या बन रही है जी, नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट 166 है और सेल्स हैं 4315 जी, कितना जी 1 डिवाइड बाय, ये एक तरह से वर्टिकल एनालिसिस हो रहा होता है, हर चीज को सेल के साथ कंपैरिजन करके हम देख रहे होते हैं इस वक्त पीएनएल के अंदर जी। 3.4% कर लो, ओके, ये आ गया 4%। ये नेट प्रॉफिट लेना था, हाँ सॉरी, चलो वो भी निकाल दो, फिर पीवीआईटी भी निकाल दो, दोनों की बात इकट्ठी कर देते हैं क्योंकि हैं इकट्ठे, ये अलग अलग थोड़े ही है, बस एक चीज बीच में एडिशनल आ जाएगी या नहीं आएगी, बस दलेरी से, ये इन पैरामीटर्स में रहते हो दलेरी से लड़ो, ठीक है जी। 214, हाँ 5% कर। अब क्या मतलब है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का या नेट प्रॉफिट रेशो का, क्या मतलब है, अगर $100 अर्न करेगी कंपनी तो उसके अंदर हर $100 में वो 4 रुपीज का नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी या 5 रुपीज का ग्रॉस ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करेगी। अब जीपी से नेट प्रॉफिट तक आते हुए दरमियान में कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है, जीपी से नेट प्रॉफिट तक आते हुए, ठीक है, तो उन चीजों को भी बीच में हमने अब कमेंट करना होगा, ओके। इसको कर दें पीबीआईटी, फिर लेस टैक्स, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट लिखते होते हैं हम, जरा ऐसे ही फॉर्मेट याद होता है ना साथ साथ, फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखें जीपी से पैट तक आते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखो पहली बात ये जहन में बिठा लो, ग्रॉस प्रॉफिट का हर इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे पड़ता है कि नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ना है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर इधर कोई चेंज भी ना आए ग्रॉस प्रॉफिट का बढ़ना नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि नहीं, और ग्रॉस प्रॉफिट कम होना इसको कम करेगा, नीचे कोई चेंज भी ना आए क्योंकि उसी में से चीजें माइनस होनी। अच्छा मेरा सवाल है, क्या सेम अमाउंट से सेम जो है वो फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा जीपी रेशो, अगर मिसाल के तौर पे 10% बढ़ी है तो क्या नेट प्रॉफिट रेशो भी 10% ही बढ़नी चाहिए, अगर सब कुछ सेम भी हो तो। अगर नीचे सब कुछ सेम हो, कुछ चेंज ना हो, तो जीपी का 10% बढ़ने से नेट प्रॉफिट 10% बढ़ेगी या ज्यादा भी बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है, ज्यादा बढ़ेगी। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस पड़े होते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, बहुत सारे फिक्स खर्चे होते हैं, ठीक है, जो कि वॉल्यूम के बदलने से नहीं बदल रहे होते, एडवर्टीजमेंट होगी, ठीक है, कुछ वेरिएबल खर्चे भी होते हैं लेकिन कुछ फिक्स्ड भी होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट रेशो इन लाइन विद जीपी रेशो चेंज होगी जरूर, लेकिन चेंज हो सकती है। उसकी वजह क्या है, इधर दरमियान में कॉस्ट ऑफ सेल तो सेल के साथ बदल जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल के साथ बढ़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे वेरिएबल फिक्स्ड भी होते हैं। अच्छा वेरिएबल तो बदल जाएंगे लेकिन फिक्स्ड भी तो है ना, वो तो नहीं बदलेंगे। तो ये इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलना शुरू हुई है,
क्या आपकी मिसाल के तौर पे प्रेमिसेस तो वही थी, लेकिन उसके अंदर आपने क्योंकि 24 घंटे अब काम शुरू कर दिया, पहले 12 घंटे की शिफ्ट थी, तो अब आपका वही रेंट है लेकिन आपकी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकती है। ठीक है, समझ आई कुछ बात की? अब सही है, चलो अब इधर आओ, इधर से देखते हैं हम अपने सफे पे कि ये क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशियो ये बताती है कि कंपनी कितने डॉलर अर्न करती है पर $100 ऑफ सेल, पर $100 ऑफ सेल। एनी चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट should be further analyzed whether the change is in line with sales and GP ratio। क्या ये चेंज इन लाइन है? क्या मतलब सेल्स रेवेन्यू या जीपी रेशियो बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, कम हुई है तो कम होना चाहिए, तो ये किसको कहते हैं? इन लाइन। सेम अमाउंट से होना जरूरी नहीं है, बट है तो सही ना, जीपी बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट को बढ़ना तो चाहिए, तो ये इन लाइन है या नहीं है, इसको एनालाइज करो। और कॉस्ट के बारे में कह रहे हैं, कॉस्ट नीड नॉट नेसेसरली चेंज विद एनी चेंज इन सेल्स प्रोपोर्शनेटली एज सम कॉस्ट आर फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड और सम आर वेरिएबल। तो जो सेमी फिक्स्ड होगी वो चेंज नहीं होती इन लाइन विद सेल, या फिक्स्ड होगी। ठीक है, सेमी फिक्स में से भी फिक्स पोर्शन या जो सिर्फ फिक्स्ड ही होती हैं वो सेल्स की वजह से चेंज नहीं होती। अभी थोड़ी सी बात हमने की। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी पिछले साल की निस्बत बढ़ी है या कंपेटिटर से ज्यादा आई है तो क्या कहोगे? वो हमारी जीपी रेशियो ज्यादा है, पहली बात यही होती है। फिर टाइट कंट्रोल है आपका ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक इश्तिहारों पे, इररिकवरेबल डेट्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे आपने बड़ा टाइट कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है, अदर इनकम इंक्रीज, ये मैंने बीच में डाल दिया है, कोई आ जाए ना अगर पॉइंट के अंदर तो डाल देना, वरना खुद से ना करना। मैंने पहले आपको कहा आपकी कमेंटिंग सबसे पहले आपके सवाल को फोकस करनी चाहिए, सवाल में जो रीजन बताइए उनको कमेंट करो, और अगर उसके अलावा एडिशनल करो तो फिर मे के साथ। ठीक है, तो अच्छा, लोअर फाइनेंस कॉस्ट, लोअर टैक्स रेट्स, ये भी क्या करते हैं? देखो ना, हाँ आपका ये देखो, फाइनेंस कॉस्ट इधर आनी है, टैक्स इधर आना है। अगर फाइनेंस कॉस्ट लोअर होगी, लेट्स से आपने लोन रीपे कर दिया अपना इस साल में, तो अब इंटरेस्ट कम आ रहा है तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब टैक्स रेट कम हो गया है, पिछले साल की निस्बत हुकूमत ने टैक्स रेट कम कर दिया तो भी पैड बढ़ेगा। तो ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जबकि अपोजिट साइड पे यही चीजें उलट मैंने लिख दी हैं, इनको कोई मसला है तो देख लो। अच्छा, अब बाकी जो एक्सपेंसेस की रेशियो है ना जी, वो मैंने यहाँ लिख जरूर दी है कि रेशियोज अगर निकालनी है या उनको देखना भी है तो वो क्या बता रही होती हैं कि कंपनी इज इनकरिंग इतने डॉलर एक्सपेंस पर $100 ऑफ सेल। ₹1 की सेल हो तो कितना, $1 की सेल, $100 की सेल हो तो कितना कॉस्ट ऑफ सेल, कितना सेलिंग, कितना एडमिन होता है, ये बता रही होती है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल्स, व्हाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल्स टू सेल रेशियो नॉर्मली चेंज विद, यही आप कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो नॉर्मली चेंज नहीं होती। कि सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने अगर यूनिट्स 10 की बजाय 15 बेचने हैं तो ऊपर वाले 5 बनाने या खरीदने तो पड़ेंगे, तो सेल बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी। नॉर्मली वो वेरिएबल होती है, फिक्स्ड हो तो वो जाहिर सी बात है, वही तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है अगर वहां भी कोई फिक्स कॉस्ट है। ओके, ओके, तो अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को तो उस वजह से आपकी एक्सपेंस रेशियो है ना, एक्सपेंस रेशियो, तो इसका बढ़ना नुकसानदेह। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाते हैं या आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ने देते हैं तो इनके बढ़ने से आपकी ये रेशियो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। ठीक है, बढ़ जाएंगी एक्सपेंस रेशियो, पैट कम होगा। मैं तो पैट की बात नहीं कर रहा, पैट के बारे में तो हमने कमेंट करना होगा। ठीक हो गया, तो ये सारी रेशियोज जो हैं इनको एज सच निकालने की जरूरत है नहीं, आप आराम से से निकाल सकते हैं, वैसे मैंने जैसे 70 वाला निकाला। ठीक है, अब अगली बात, कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम सुना हुआ है? बैलेंस शीट मैं जरा इस तरह से बनाता हूं, बैलेंस शीट में आपके नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं, आपके करंट एसेट्स आ रहे हैं, और इक्विटी और लायबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग वही है, बचपन में आपने पढ़ी होगी, ऐसे ही है। तो इक्विटी मैं इनको तोड़ लेता हूँ, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नॉट लिटरल मीनिंग ऑफ
कैपिटल यानी सिर्फ इक्विटी की बात नहीं करता, बल्कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज फंड्स कंपनी को अवेलेबल हैं। ये दो तरह से आते हैं, ठीक है। एक कंपनी के ओनर्स ने उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की, और दूसरा जो बैंकों ने या मतलब लेंडर्स ने लंबे अरसे के लिए कंपनी को डिबेंचर्स इन्होंने इश्यू किए, उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, या इस तरह से लोन नोट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मतलब सादा बात, इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी, ये मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। यानी ये वो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जिनको कंपनी ने यूज करके लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे होते हैं। बात समझिए इसको इसको इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में लिटरल मीनिंग ऑफ कैपिटल नहीं लेना, बल्कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो कंपनी को टोटल फंड्स अवेलेबल हैं, जो कि इक्विटी कैपिटल भी होता है और डेट कैपिटल भी होता है, ठीक है। तो इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी में शेयर कैपिटल होगा, इसमें शेयर प्रीमियम होगा, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, इसमें फेयर वैल्यू रिजर्व, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब IFRS 15 में फेयर वैल्यू रिजर्व होगा, ठीक है, सही है। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या होगा जी भाई, इसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे जी, एटसेट्रा एटसेट्रा भी कर सकते हैं, डिबेंचर्स, ठीक है, लोन नोट्स, TFCs, बॉन्ड्स, बस ठीक है, ऐसा चलता ही जाएगा फिर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो मतलब इंटरेस्ट बियरिंग जो आपकी लायबिलिटी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to equity plus long term इंटरेस्ट बियरिंग डेट्स, ठीक है। मैंने लिखा हुआ नोट्स में इंटरेस्ट बियरिंग, यहां लिखने की जरूरत, ठीक है। अब मैं डेटा ले लेता हूं, हाँ वही उस तरफ जाता हूँ, हाँ वो भी है, दोनों ही है, बल्कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे इंटरप्रिटेशन के लिए, हाँ वो क्योंकि बातें कुछ बतानी है उसमें। बहरहाल ये देखें जी, इक्विटी लेट्स से नॉन करंट एसेट्स हैं 105 के, और करंट एसेट्स हैं जी 25 के, और इक्विटी है जनाब आपकी 65 की, कितना बाकी बचता है 50 कर लो, कितना बच गया बाकी 130 है, 55 कर लो यार, लो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, इक्विटी हाउ मच प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स इतने, तो टोटल इज 115 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। यही काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, जी हाँ। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला ये भी है कि आप नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दें। लेट्स चेक इट आउट, 105 जमा 25 माइनस, जाहिर सी बात है इक्विटी, ये बैलेंस शीट है जी अपना, बल्कि यूं कहें अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो दो फार्मूलाज हमें नजर आए कैपिटल एम्प्लॉयड के, तो इन दो फार्मूलाज को देखने के बाद हम अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, तमाम गवाहों और बयानात को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें। मुत्तफिक है इस बात से आप, कैपिटल एम्प्लॉयड भी, आप इसको लिख लें अपने पास उर्दू में, अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजियों में लिख लेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकल सकता है ना। तो मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड फिर एक तरह के एसेट्स ही हुए, कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही होते हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें।
ठीक है। अब तो भाई देखो ना, आपके लॉन्ग टर्म डेट्स ही तो हैं जिन्होंने आपके एसेट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। मतलब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आपने कहां से की हुई है? इक्विटी होल्डर्स के पैसे को या लॉन्ग टर्म डेट्स के पैसे लगाए होते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही है बेसिकली जो एसेट्स को बैक कर रहे हैं। तो फिर ये एक ही बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही है। ठीक है, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब हम जो अगली रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी अपने इन एसेट्स को जो इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड से यूज करके, कैपिटल एम्प्लॉयड को जो एसेट्स खरीद रखे हैं, इन एसेट्स को कैसे, कितना एफिशिएंटली यूज करके इनसे सेल जनरेट कर रही है। ये बड़ी मशहूर रेशो है, बड़ी कीमती रेशो है। इसको कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशो। क्या कहते हैं जी? एसेट टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, रेवेन्यू को। ठीक है, एसेट टर्नओवर का मतलब, अच्छा अब नाम एसेट टर्नओवर है, जुल्म की इंतहा देखो, लेकिन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। जी हाँ, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चूंकि एक तरह के एसेट्स ही हैं इसलिए इसका नाम क्या है? एसेट टर्नओवर। और इसको टाइम्स में आंसर लेना होता है इसका हमने, लेकिन ये बताएगी भी क्या? ये हम यही बोलेंगे, ये बताएगी ये कि कंपनी जो है वो कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स से सेल्स जनरेट कर रही है। जैसे इसकी कंपनी है, इसकी जो है वो क्या फॉर्मूला है जी? सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इसका आ गया जी 1.5, आपकी कंपनी का आ गया 3 और हजरत की कंपनी का आ गया 5। तो मतलब टाइम्स में क्या है कि इसकी कंपनी में $1 अगर एसेट पे लगा तो उस $1 ने $1.5 की सेल जनरेट की। आपकी कंपनी ने 3, उसकी कंपनी ने 5, तो कौन सी बेहतर है? ठीक है, सेल्स जितनी ज्यादा उतना बेहतर। ठीक है, अब एसिड सेम है, मतलब रेशो निकाल ली ना। असल में एक बात याद रखना, रेशो की लिमिटेशंस भी बहुत हैं लेकिन इसके यूजेस भी काफी हैं। सबसे बड़ा यूज ही यही है कि मैं अपनी कंपनी को किसी भी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकता हूं रेशोस को यूज करते हुए। साइज को निकाल के बाहर फेंक देती है। $1 एसेट में इन्वेस्ट करें तो भाई साहब की कंपनी $1.5 की सेल करेगी, मेरी $3 की, तुम्हारी $1.5 की, उसकी $6 की, इधर $5 की। अब हमने तो नहीं ये देखा कि मेरी कंपनी कितनी $1 मिलियन वाली नेटवर्थ की है, उसकी कंपनी कितने $1 बिलियन की है और आपकी कंपनी कितने $1,000 की है। बात ही खत्म हो गई, कंपनी की एफिशिएंसी निकल आई। समझ आई बात की? ठीक है, तो वैसे टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? सेल्स ओवर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, बैलेंस शीट की रेशियोज के अंदर जहां पर जाकर लिक्विडिटी की बात होगी ना, कि $1 लायबिलिटी पे करने के लिए कितने एसेट्स पड़े हैं, $1 लायबिलिटी पे करने के लिए कितने करंट, कितने क्विक एसेट्स, तो वहां पर आपने क्लोजिंग लेना है। वरना आपने जहां कहीं अवेलेबल हो डेटा, एक रेशो के अंदर आपकी किताब में उसने लिखा, वो ढूंढना, जाके जब पढ़ोगे तो मुझे बताना, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको भी तो कुछ दूं ना। इन सब में ये तो है ना वो लिक्विडिटी, करंट रेशो, क्विक रेशो और गियरिंग रेशो। ये रेशोज ऐसी हैं बैलेंस शीट की रेशोज जिनमें क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है आप। ठीक है, वरना बैलेंस शीट की हर रेशो के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए आप एवरेज डेटा लें, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज डेटर्स, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज क्रेडिटर्स। लेकिन देखना किताब के अंदर जब जितना पढ़ लेंगे ना, जो आपने होमवर्क पढ़ना है उसमें आपने देखना है, ध्यान से पढ़ के मुझे बताना है किसी एक रेशो के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि इसमें आप ईयर एंड का बैलेंस लेना। अब वो पता नहीं कौन सी है, मैं नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं, सारा सेशन नहीं बताऊंगा, जो मर्जी कर लो, ढूंढनी है आपने, बताओगे ना कल मुझे इंशाल्लाह। ओके गुड, सही है। अच्छा, अब जाहिर है मैंने तो सारा पढ़ा था ना, इधर से पढ़ा एक और किताब से, एक और किताब से, फिर बीच में कुछ चीजें मिला जुला के अच्छा लिखा हुआ था, बस उसको जरा शॉर्ट करके, जरा कंसाइज करके चीजें इधर से उधर से बस इकट्ठी कर दी आपको, और कोई मैंने तीर नहीं मारा, बस पढ़ा और इकट्ठा कर दी, समराइज कर दिया। अब आपके लिए आसानी है, लेकिन अब आपने जितना टाइम इधर से मैंने आपका बचाया है, आपने उतना टाइम प्रैक्टिस पे लगाना है ताकि इसके साथ इंसाफ हो। पक्का सवाल है 20 नंबर का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 20-25 नंबर हम ऑलरेडी तैयार भी कर चुके हैं। पर्चा तो आप कभी भी पास हो जाओ, यानी जितना हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से पढ़ा है, उनमें से जो चीज आएगी मार नहीं खाएंगे। तो
थोड़ा सा फिर आप एफर्ट तो करें ना, सारी तो मेरे जिम्मे नहीं ना, पर्चा तो फिर भी आपने देना बेटा, मैंने नहीं देना आपकी जगह पे जाके, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज यूज करेंगे। हाँ, एक रेशो आपने कल ढूंढ के लानी है, अल्लाह करे वहां तक मैं पहुंच जाऊं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ाना है वहां तक ना मिले तो कहना सर आज कोई नहीं मिली, ठीक है ना। ओके, है अभी कोई बहुत टाइम है, बड़े आसानी से। अब ये इधर देखो, यहां पर मैंने दो के ऊपर फिर लाली लगा दी, लाल गोल दायरा इन दो के ऊपर है। कौन सी दो के ऊपर? एसिड टर्नओवर और, यानी अगर वो खुद मुंह से कह दे, जैसे वो सवालों के अंदर करता है ना, ये रेशोज खड़ी हैं आपकी कंपेटिटर की हैं, ये इंडस्ट्री एवरेज की है, इसके इक्विवेलेंट अपनी कंपनी की रेशोज निकालो, फिर तो मजबूरी है जो रेशो उसने लिख दी हमने भी वो निकालनी है। वो रिटर्न ऑन इक्विटी कह दे, वो रिटर्न ऑन एसिड तो आपकी किताब में है ही नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बहरहाल लिख दिया। हटा दूं? रहने दे, चले कोई बात नहीं, क्या रेशो कुछ नहीं कहती है आपको, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो आप पर छोड़े तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी या परफॉर्मेंस, इन सबको परफॉर्मेंस रेशोज कहते हैं। अगर आप पे छोड़े तो 4 रेशोज इनफ है पूरी परफॉर्मेंस को कमेंट करने के लिए, चेक कर लो। अभी देखते हैं जरा, इसीलिए जरा मेरा जोर भी इन दो पे ज्यादा लगे, ठीक है। जैसे एसिड टर्नओवर पहले निकलवा तो दें मुझे। एसिड टर्नओवर है सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इधर देखें जी, सेल तो आगे ना 4315। अब कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है एवरेज, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है ये मुझे भूल गया अभी, दोबारा से। टोटल एसेट्स वाला नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे दूसरा बताओ। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी प्लस, इससे ज्यादा फायदा होता है जरा कमेंटिंग में आसानी थी, मुझे ये पसंद है, ठीक है। बाकी दोनों ठीक है, जैसा डेटा हो जैसे मर्जी करो, ठीक है। तो अब मसला क्या है, इक्विटी आ रही है 1160, ये क्लोजिंग, और लॉन्ग टर्म डेट्स आ रहे हैं 125, लेकिन ये तो सिर्फ क्लोजिंग है भाई, ये क्लोजिंग है। हाँ, ऐसे ही पिछले साल का भी कर लें क्लोजिंग, ओपनिंग को भी कर लें, ठीक है। अब ये दोनों दिस टोटल प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पता है मुझे आपको फॉर्मूलाज आते हैं, लेकिन मैं फिर भी तसल्ली अपनी आपको पता है मेरी ऐसी नहीं होती तसल्ली, ठीक है। एक बार ही है, 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन असल में ये नहीं करवा रहा, ये तो फॉर्मूला देके कोई भी कर लेगा, थोड़ा समझा भी देता है बंदा साथ साथ, लेकिन असल जो काम मैं कर रहा हूं वो आपको पता लग रहा है आप क्या कर, कमेंट्स की तरफ, जिससे आप के नंबरों में ऐसे पर आवाज आनी है या नहीं आनी। आपने खुद देखा 20 में से 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7 नंबर की कैलकुलेशन आती है, बाकी 12, 13, 14 नंबर की तो कमेंटिंग आ रही। अब ज्यादा बड़ा मसला यह है कि आप खुली कहानियां लिख लें, यहाँ पे लंबे सर सैयद अहमद खान पे नोट लिखे, सर सैयद अहमद खान इतने इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे नोट लिख देंगे आप तो माशाल्लाह। आप एक रेशो पे कमेंट करने के लिए 2-2 सफे लिख देंगे, बाहर आके कहेंगे दोस्तों को मैंने लिख के तबाही फेर दी। अंदरली बात क्या है, आपने इतना लिखा कि 20 नंबर के सवाल के लिए चाहिए थे आपको 36 मिनट, आपने 1 घंटा इसी पे लगा दिया। और जब आपको होश आया अभी कंसोलिडेशन का सवाल भी पढ़ा था, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वो बड़ा सवाल आया वो भी पढ़ा था, और अभी जो है वो आपके वो 30 नंबर जो 2 जगह पे पढ़े हैं उनमें से 30 नंबर ही पढ़े थे। अब आपके हाथों के तोते, मैना, चिड़िया सब उड़ गए। अब प्रेशर की वजह से जो आता था वो भी गया, नहीं करना ना, इसलिए थोड़ा सा कंसाइज करके चीजें, किताब सारी आपकी जो है उसमें कोशिश की है, 1-2 जगह से और भी देखा है, जो अच्छी चीजें मैक्सिमम हो सकती थी मैंने लिख दी। प्रैक्टिस करो बस, ताकि आप वो 36 मिनट की बजाय 35 मिनट में कर लो, 34 मिनट में कर लो, 30 मिनट में कर दो ये सवाल, ताकि किसी मुश्किल सवाल का टाइम ये बचा दे। 1.8 से करते हैं, उसकी वजह है 300 नंबर होते हैं हमारे पास और 180 मिनट है, सॉरी 100 नंबर होते हैं और 180 मिनट है, तो 180 मिनट को आप जब डिवाइड करते हैं 100 मार्क्स से, तो 1 मार्क के हिस्से में 1.8 मिनट्स आते हैं। तो अगर आप एक 10 नंबर का सवाल करें तो आपको 18 मिनट उसके लिए चाहिए, अवेलेबल है, ठीक है, उसमें कर लेना चाहिए। और ये लाजमी होता है, ये आपने करना होता है। जैसे आपने एमसीक्यू स्टार्ट किए, आपने कहा जी ये 30 नंबर है, तो 30 × 1.8 करके, फिर ये नहीं करना, आपने पास यहाँ पर लिख लें साइड पे करके, ऐसे करके, जैसे आप यूं लिखेंगे, आप देखेंगे जी इस वक्त है 345,
और 30 इंटू 1.8 करो जरा जल्दी से, 30 इंटू 1.8 54 है ना, तो आप चलो यार राउंड करके मैं 55 कर लेता हूँ। नहीं नहीं घंटा नहीं लेना, इतना राउंड नहीं करना, ठीक है। तो ये 50 और 440। अब ये लिखने का फायदा ये होगा कि आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये कहीं साइड पे लिख के रख लोगे अपने पास, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पेपर तो होता नहीं है ना आपके पास, तो ठीक है। क्वेश्चन 1 आप अपने पास लिख लो, अपनी रोल नंबर स्लिप पे लिख लो, अपने सफे पे लिख लो, कहीं पे साइड पे लिख लो, क्वेश्चन 1 के ऊपर ऐसे कर। अब उसका फायदा ये होगा कि आपको ऐसे, आपको ये पता होगा घड़ी टिक टिक करती जा रही है, घड़ी की सिर्फ लंबी वाली सुई देख रहे हो, बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, और आपने कोशिश करके 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे पूरा करना है, ठीक है ना। इससे फायदा होगा, इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अच्छा यार बाद में मुझे छेड़ा ना करो यार अदर। अच्छा अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग है 150 110 प्लस 150। अब मैं ये कहता हूं कि आप इसको यहीं पे ही कर दें कैलकुलेट। जी किधर गया जी, एवरेज ना ऐसे नहीं निकालनी, एवरेज यहीं फेस पे यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे ना, यहाँ पे, ठीक है। एवरेज यहीं प्रेजेंट करें, बार बार कौन निकालता है, यहीं पे मैं तो यहाँ पे ऐसे करके ये कर दूंगा काम। मुझे बताओ ओपनिंग कितना है, 111 प्लस 150, ये आगे जी ओपनिंग, ऐसा ही है। ओपनिंग प्लस इधर देखो आगे 1160 प्लस 125, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यहीं पे कर दो बस इधर। अबे ठीक है, और अगर यहां तंगी महसूस हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, छोटी सी वर्किंग साइड पे कर लेना। अच्छा अब नेट सेल्स लेनी है, तो सेल्स उसने एक ही दी हुई है सवाल के अंदर, ठीक है। तो सेल्स कितनी है बताओ, 4315। अब ये टाइम्स में आनी है, अब आंसर बताओ। 3.4 टाइम्स कर लूं, 3.4 मतलब ये रेशो में क्या बताएगी कि हाँ, अगर अगर ₹1, $1, £1 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स में, जिससे मतलब यूं कह लें कंपनी के एसेट्स में, तो कंपनी वहां से 3.4 रुपीज की सेल जनरेट करती है। तो जितना ये हायर होगा उतना बेटर है। लेकिन मेरे बच्चों चलो वहां पे जाके पढ़ते हैं पहले, फिर अगली बात। ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड, ये मैंने एक बार आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, ये सारी रेशोज के लिए जिनमें कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा है ना। अगली आगे 2 रेशोज के अंदर ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा है, और बस ठीक है। तो खैर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड एज इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स एज एन अल्टरनेटिव नेट एसेट्स टोटल एसेट्स लेस करंट कैन आल्सो बी यूज्ड। ये लिखने के बाद अब अगली बात, अब रेशो अब शुरू हुई। तो क्या है जी, दिस रेशो मेजर्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम नेट एसेट्स अवेलेबल टू इट। मैंने क्या कहा था आपको कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी जनरेट कर रही है, एज इट टेल्स अस दैट एंटिटी इज अर्निंग इतने डॉलर ऑफ सेल पर $1 इन्वेस्टेड इन नेट एसेट्स, और मैंने लिखना शुरू कर दी नेट एसेट नेट एसेट नेट एसेट, ठीक है। द हायर द टर्नओवर द ग्रेटर द एफिशिएंसी, a trade-off may exist between profits and asset turnover। मतलब देखो 2 तरीके हैं। अब एक तरीका ये है कि आप पीसी होटल खोलें, यहां पर आप चने की एक प्लेट 2000 रुपए की बेचें, और एक ये आप छोटा सा यहां पे ढाबा लगा लें, और आप यहां पर पीसी करीब ही है, यहां पर आप चने की एक प्लेट 200 रुपए में बेचे। अब यहां एक या 2 कस्टमर चले जाएंगे, लेट्स से एक कस्टमर ही यहां पर गया, ठीक है, लिया इन्होंने भी चने यहीं से ही थे, अच्छा तो अंदर की बात, और इनको डिस्काउंट पे देता है चने वाली रेडी वाला जो है ना, डिस्काउंट पे देता है पीसी वालों को, ठीक है। तो इन्होंने ये 200 की बाहर बेचता है, इनको 190 की दे देते हैं मिसाल के तौर पर। तो इन्होंने एक कस्टमर से कोई 1700 1810 रुपए कमा लिए,
जबकि इस भाई को खुद ये चने की एक प्लेट पड़ती है तकरीबन 180 रुपए की, तो ये खुद 200 रुपए की बेच रहा है, लेकिन इसके पास सारा दिन रश लगा रहता है, रश लगा रहता है, बंदे ते बंदा जड़िया होता है। और अल्टीमेटली ये कोई, उन्होंने एक को बेचकर, मैंने कहा जरा राउंड ना कर ले, उन्होंने एक को बेचकर 1800 कमाया, ठीक है। इन्होंने रेडी वाले भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने हर एक के ऊपर 20 बचाए, तो अगर ये 20 लोगों को बेच देंगे तो इनको, सॉरी 200 नहीं 1800 इन्होंने कमाया, ठीक है। इन्होंने कितना कमाया जी, 1800। अगर ये हर एक बंदे से 20 रुपए बचा रहे हैं, तो ये तो 20 बंदे को जब खिला लेंगे तो ये तो उल्टा 2000, 3000, 4000 पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 10 बंदों को खिलाओ, कितना बचता है? 20 करेंगे तो 400। ना 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 ना, 10 इंटू 20 करो। मैंने कहा 10 रुपए, चलो 10 बंदों को खिलाया उन्होंने जी, कितना? 200। अच्छा, और अगर यहां पर मैं कर दूं लेट से 20 बंदे, और मैं कहूं जी कितना? अच्छा, अभी बढ़ाते जाओ। अब देखो, ये इन्होंने एक बंदे को सेल करके 1800 रुपया कमा लिया है, ठीक है ना। अब इधर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, 20 बंदों को हर एक बंदे से 20 कमाए, बोलो 400, बढ़ता जा रहा है काम। अच्छा, अगर 30 बंदे आज आ गए सुबह नाश्ते के वक्त तो 600, वाह 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 वाह। अच्छा, दोपहर का मिलाकर 60 हो गए, तो मैंने 60 लिख दिया है, 1200। और अगर शाम को भी अभी तक भी बैठा हुआ है और 90 लोग आ गए, तो अब ये तो मैंने अलग अलग एग्जांपल्स दे दी ना, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है ट्रेड ऑफ, एक बिजनेस ये दोनों कामों में से कोई एक स्ट्रेटजी रख सकता है, वो हायर मार्जिन्स रखे और कम सेल कर ले, प्रॉफिट उसका भी सेम है। और दूसरा लोअर मार्जिन्स रखे। अब जिसके ज्यादा सेल्स, जिसका आपने बोला ज्यादा सेल है, तो मतलब उसका टर्नओवर हाई है, तो टर्नओवर हाई है तो दूसरी तरफ उसका प्रॉफिट कम है। तो टर्नओवर हाई रख के प्रॉफिटेबिलिटी कम रख के कुछ लोग प्रॉफिट कमाते हैं, उनका ये मिजाज है। कुछ कहते हैं सुथरा काम करेंगे, कोई नहीं एक आएगा, ठीक है, एक ऊपर नेक हो, तो वो क्या करेंगे, वो टर्नओवर को नीचे रख लेंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को हाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये बातें आपके लिए यहां पर लिखी गई हैं कि a trade-off may exist between profits and asset turnover. Low margin business such as food retailers usually have a high asset turnover. रेडी वाले का हाई टर्नओवर है, जबकि एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें आपके ये एसी बन रहे हैं, इनका कैपिटल इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, इनका यूजुअली बड़ा लो एसेट टर्नओवर होता है। तो आपने 6 महीने में किसी ने एक बार एसी लेना है मार्केट, ठीक है, तो उनका टर्नओवर, और दूसरी तरफ होटल खाने वाले का टर्नओवर, इसमें फर्क तो होगा ना। लेकिन उसी हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज जो होती हैं वो हायर मार्जिन्स पे ऑपरेट करती हैं, क्योंकि उनका एसेट टर्नओवर लो होता है, बराबर वो भी कर लेते हैं अपना काम। और दूसरी तरफ होटल वाले जो होते हैं, रेडी वाला जो होता है, खाने वाला जो होता है, वो लोअर मार्जिन्स पे चलता है, लेकिन उसके तो सारा दिन रश लगा रहता है, तो अल्टीमेटली वो भी अपना टारगेट अचीव कर लेता है, ठीक है। तो दोनों में से जो काम कर ले, तो हाई रेशो होने की वजह हो सकती है या रीजन देनी पड़ जाए तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। आपको कंपनी यूटिलाइजिंग, फलां कंपनी, आर कंपनी या दूसरी कंपनी जो हायर रेशो वाली, वो कंपनी यूटिलाइज कर रही है अपने एसेट्स को एफिशिएंटली। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है? क्या मतलब? एक्सेस को बेहतर कर लो, इसको स्पेयर कर लो। एक्सेस का मतलब क्या होता है? स्पेयर। अब जरा समझाओ ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है? एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर पड़ी है तो आपकी सेल्स कम होंगी, ठीक है। आपके एसेट, आपने बहुत बड़ा एसेट लिया है, उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा, लेकिन अभी इतना ऑपरेट कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में तो एसेट पड़े हुए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट ही है ना, तो डिनोमिनेटर इतना ज्यादा पड़ा हुआ है और सेल आपने कम किया क्योंकि आप पूरा प्लांट चला ही नहीं रहे हो, फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे हो, अंडर यूटिलाइजेशन है, स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है। तो ये रीजन हो सकती है आपकी, एक वन ऑफ द रीजन के लोअर हाई आपका एसेट टर्नओवर आपके किसी कंपेटिटर से। जबकि अगर ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब जितनी जरूरत है, जितनी डिमांड है, आप उतना चला लेते हो, तो फिर आपका एसेट टर्नओवर बेहतर आएगा दूसरों की निस्बत। बात समझ आई? ये है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या कहता है ओल्डर एसेट्स। भाई देखो, अगर प्रॉफिट 500 एक कंपनी ए कमाती है 500 का प्रॉफिट, और इसके जो एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू जो है वो 2000 रुपए है, बताओ। ये मैंने एक रेशो आपके लिए निकाली, ये एसेट रिटर्न ऑन एसेट मैंने निकाली है जान के जरा समझाने के, 25%। दूसरी कंपनी बी है, सेम इंडस्ट्री में सेम प्रॉफिट्स ने कमाए, लेकिन ये बुक वैल्यू जो है ए कंपनी के एसेट की 2000 इसलिए थी कि ये 10 साल पहले आई थी, तो इसके एसेट डेफिसिट होते होते यहां पहुंच गए। जबकि बी कंपनी अभी नई एंटर हुई है, तो इसके अभी एसेट्स की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू किताबों में 7500 पड़ी है। अब इसकी रेशो ये क्या आंसर देगी, प्रॉफिट ओवर, ये मैंने प्रॉफिट ओवर एसेट्स किया समझाने के लिए, या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो। ओ माय गॉड, क्या कसूर है इस बेचारे का, क्या कसूर है इसका? क्या इसने प्रॉफिट कम कमाया? कोई बुरी परफॉर्मेंस है? बिजनेस भी सेम है, एसेट्स भी सेम है, मसला क्या है? एज ऑफ एसेट। ए कंपनी हैज ओल्डर एसेट्स विद लोअर बुक वैल्यूज। रेशो का डिनोमिनेटर अगर कम है तो रिजल्टेंट ऑफ रेशो ज्यादा है। तो ए कंपनी हैज, में से तो ए के साथ बात करते हैं, लेकिन मेरी एग्जांपल मैं खुद बता रहा हूं। ए कंपनी हैज older assets with lower book value and B company has newer assets with higher book values, क्योंकि नए एसेट भी डेफिसिट नहीं हुए। इस वजह से सब कुछ सेम होने के बावजूद आपकी ए कंपनी की परफॉर्मेंस बी से अच्छी नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल ये आपने सिर्फ बताना है क्वेश्चन, अगर तो ये क्लियरली पता लग जाए तो ये बात करोगे, नहीं तो ये कह दोगे कि ये मसला एज ऑफ एसेट्स वाला है, क्वेश्चन मस्ट बी टेकन व्हाइल इंटरप्रेटिंग, ये लिखा होगा यहां पे। असल में आपकी किताब की अगर बात करूं ना, तो आपकी किताब ने ये वाला पॉइंट, ये एसेट्स वाला, सिर्फ आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में लिखा था, ठीक है। लेकिन जब यहां पे हम एक बात बार बार कही जा रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही हैं, तो ये वाला पॉइंट आप इधर भी लिख सकते हैं। ओल्डर एसेट्स विद लोअर बुक वैल्यू एक रीजन हो सकती है हायर रेशियो की। न्यूअर एसेट्स विद हायर बुक वैल्यूज एक रीजन हो सकती है। अच्छा, इधर भी असल में तो था ही यहीं पे, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नीचे यहां पर कैपिटल, लेकिन इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर लेते। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इधर भी पड़ा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है। तो पीबीआईटी बताएं जरा, आज के दिन में मिल जाए अल्लाह करे, मैं खुद ही देख लेता हूं यार, रहने दो तुझे, हैं? बड़ी मेहरबानी। 214 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 214 ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एक बार ना वैसे ये कर लेना चाहिए था टोटल वहीं पर ही, चलो खैर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी इज इक्वल टू इंटू 100 भी करना पड़ेगा इसको जी, 16.17% कर लूं। ये रेशो बता रही है कि कंपनी एक 100 रुपए की, अगर एक 100 रुपया इस कंपनी में कोई भी लगाए, चाहे वो डेट होल्डर लगाए चाहे वो इक्विटी होल्डर लगाए, इस कंपनी के लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करने वाला बंदा जो है वो इसको देख रहा होगा कि ये कंपनी हर 100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले को 17 रुपए का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, टैक्स भी माइनस कर दिया, क्योंकि हमने वो प्रॉफिट सामने रखा है जो अवेलेबल होगा लॉन्ग टर्म डेट होल्डर्स को देने के लिए। वो इन्वेस्टर देख रहे होते हैं इन रेशियोज को ऐसे, ठीक है। तो अब 17% इसका आंसर है। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने लिखी यहां पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे ही दो के ऊपर निशान लगाया है, ठीक है। इधर से सेल्स तो साथ साथ ही चलेगा, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बहुत सारी बातें इसके बारे में। दिस रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू टर्न इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू प्रॉफिट्स। लिखने का तरीका है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म डेट्स या इक्विटी को कैसे प्रॉफिट्स में कितना एफिशिएंटली, किस तरह से वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एसेट्स को यूज करके। As it tells us that entity is earning इतने डॉलर्स पर 100 invested in capital employed और बिजनेस, बल्कि कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स ज्यादा अच्छा है, ये लिखो।
ऐसे ज्यादा अच्छा है। अब याद ही किया एक बात को तो, या नेट एसेट्स, नेट एसेट्स एक तरह कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, हम पहले डिसाइड करते हैं। The higher the ROCE, the better it is that it indicates how efficiently a business is using its funds or resources. ठीक है जी। अब आगे इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं, बड़ी कीमती बातें कमेंटिंग के लिए आपके यहाँ पे इकट्ठी की गई। Once calculated, ROCE should be compared with। अभी भी मैं आपको ये पढ़ाने के बाद ना, मैं आपको कहूंगा अब यहां से यहां तक एक बार पढ़ लो, वहां से भी तो आपको कोई अच्छी बात आपको लग जाए, आप अपने हाथ से इस पे ऐड कर लेना। इसी सफे के ऊपर यहां फॉर्मूला लिख लो, बस कहानी खत्म। ठीक है, आपके पास ये 5 सफे हैं, यही सारा रेशियो है। लेकिन ये कमाल नहीं है, कमाल ये है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। वो अभी आज नहीं दूंगा होमवर्क में, कल दूंगा सवाल, क्योंकि अभी कुछ बातें रहती हैं, ये कल लगाएंगे इस पे हाफ लेक्चर। उसके बाद फिर साथ साथ में कोई और स्टैंडर्ड शुरू कर दूंगा, और इसको आप रोज एक सवाल को करके आएंगे, तो ऐसे ही स्टार्ट में 15-20 मिनट डिस्कशन कर लिया करेंगे, और फिर नया जो टॉपिक चल रहा होगा वो चलाएंगे। तो इस तरह से लंबा टाइम इसको मिल गया, रोज एक सवाल करने से सुकून से प्रैक्टिस होगी इसकी, और 20 नंबर हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। मीनवाइल इस मंथ के अंदर कोशिश करेंगे 2 या 3 स्टैंडर्ड्स और भी साथ ही हो जाएंगे, तो फिर बेहतरीन। कोई मसला समझ आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, वंस कैलकुलेटेड, इसको कंपेयर करो किसके साथ? अपने पिछले साल के साथ। ठीक है जी, कंपनी के टारगेट के साथ। क्या मतलब? इसमें लिखा हुआ है, यहां पर आगे लिखा हुआ है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल टारगेट बनाते हैं, इतना हमने ROCE कमाना है। और हर बार मिसाल के तौर पे हम बैटरीज भी बनाते हैं, केमिकल भी बनाते हैं, और फार्मास्यूटिकल भी है। अब 3-4 हमारे यूनिट्स हैं डिफरेंट लगे हुए। तो जो ये बैटरी है ना, बैटरी, ये हर दफा ही ROCE से नीचे रह जाता है। तो आप ROCE को किससे कंपेयर करो? टारगेट्स के साथ। अगर वो हर दफा ही नीचे आ रहा है तो उसको बेच दो यार, और केमिकल पे फोकस करो। हाँ, कुछ और जगह का कोई और काम कर लो। ठीक है, इवन के यहां तक भी बात लिखी हुई थी, मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, आप किताब में पढ़ोगे। अगर ROCE कम ही आ रही है तो बेचो इस बिजनेस को और पैसों को इन्वेस्ट कर दो किसी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किसी और लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, जहां पर रिटर्न ज्यादा है। लिखा, लग तो ये बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन कर दो तो पढ़ोगे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। बहरहाल तो वेयर कंपनीज मैनेजमेंट हैज डिटरमिन्ड अ टारगेट रिटर्न एज पार्ट ऑफ इट्स बजट प्रोसीजर। कंपनी ने डिटरमिन किया था कि इसका टारगेट है इतना, ROCE हमारा टारगेट है। कांस्टेंट फेलियर बाय अ पार्ट ऑफ बिजनेस टू मीट द टारगेट मे मेक इट टारगेट फॉर डिस्पोजल। अगर वो टारगेट को मीट नहीं कर रहा तो फिर वो टारगेट है डिस्पोजल का, यानी उसको बेच देते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से इसमें है, कंपेयर करो ROCE को किसके साथ? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के साथ। कि मसलन आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% है और ROCE 7% है, तो इसका मतलब है आप गड़बड़ में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कमाना 7 रुपए है और आपने अगलों को पे करना है 10 रुपए, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले लोग हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता लॉसेज में चले ही जाएंगे। तो अगर ये वाला मामला चल रहा है ना जी, तो आपको चाहिए कि आप जरा बैठे सोचें, और जो आपके पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं उनको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें किसी जहां पर ROCE इस बोरिंग कॉस्ट के, इस रेट से, बोरिंग रेट से ज्यादा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये काम तो चलते चलते आपको लॉसेस में ले जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नहीं तो एकदम भी झटका कभी लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कंपेयर करो इसके साथ ROCE को। इफ द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज से 10% एंड ROCE इज 7%, एंड फर्दर बोरिंग विल रिड्यूस EPS। हाँ, ये भी बात है ना। क्यों? ज्यादा बोरिंग आएगी तो ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बोरिंग आएगी तो ज्यादा डेट आएगा, डेट का रेट ज्यादा है तो EPS उस हिसाब से और कम होती जाएगी। ठीक है, खैर EPS अभी पढ़ी नहीं थी पर मैंने लिख दिया, मैंने कहा चलो नोट्स का तो हिस्सा बने। EPS आ जाएगी तो समझ भी आ जाएगी EPS क्या होती है, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, then further, unless surplus money can be used in areas where ROCE is higher than cost of borrowing, that is efficient management of fund is needed। अगर ये मसला आ रहा है तो efficiently मैनेज करो फंड्स को। फंड्स मतलब डेट और इक्विटी फंड्स हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो आपको अवेलेबल है। समझ आ रही है? पक्की बात है? हाँ, ओके। आप देखना ना 15-20 सफे जो आप ऐसे घुमा के देखोगे तो आप कहोगे शुक्र है यार जिंदगी आसान हो गई है, इसको कर लेते हैं। लेकिन है ये ऐसा खुलासा कि आपको नजर आएगा कि कुछ इसमें से बचा नहीं। 1-2 पॉइंट्स जो बचे मैं खुद बता रहा हूँ बचे, मैंने कहा छोड़ो।
आरओसी को इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं है उसको इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर करने की, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वैसे भी इन्फ्लेशन ये एक लिमिटेशन है रेशो का असल में। इन्फ्लेशन तो हर रेशो के अंदर मुसीबत पड़ी हुई है, वो लिमिटेशन जब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह फिर उसकी बात करेंगे, फिलहाल छोड़ो। ये तो पास्ट डेटा है, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि पास्ट डेटा है, पास्ट तो गुजर चुका है। ठीक है, अच्छा खैर चलो, ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ द रिटर्न इज वेरी लो इट कैन इजीली बिकम अ लॉस इफ अ बिजनेस सफर्स अ डाउनटर्न। ROCE कैन बी सब डिवाइडेड इनटू प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर। इन दो रेशियोज को मिला दो तो ROCE बनता है। क्या मतलब? PBRT ओवर सेल्स रेवेन्यू, पढ़ के आए हो, और सेल रेवेन्यू ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इनमें सेल कट गया तो PBRT ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड है। यानी कभी MCQ ऐसा भी आ सकता है आपको कि वो आपको ये दोनों रेशियोज का आंसर दे दे, ROCE निकाल दो, मुंह उठा के बैठना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। F2 में आया था, चलो बहरहाल आ सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, सही है। चलो ओके, वही वाली बात ऊपर जो सेल में कर गए हैं। अच्छा देखो ना, अब सेल्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में जो बात हुई है यहां पर वो बात हो सकती है, हो भी रही है, बेसिकली इनको इकट्ठा करके कमेंट कर रहे होते हैं हम। क्यों? और यार इस रेशो में प्रॉफिट्स ही तो हैं, तो ऊपर प्रॉफिट्स की बात ही तो करके आए। अभी मैंने बताया आपको कि दो इक्वली डिफरेंट रेशोज हैं, वो सेम नतीजे पे पहुंच रही हैं, ठीक है। वो मैंने रिटर्न ऑन एसेट्स में गालिबन बोला था, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में वही बात है। टू completely different strategies can achieve same ROCE. Sell goods at high profit margin with sale volume remaining low. Designer dress shop. हम गए, मैं और आप, बाजार, ठीक है, वो मार्केट में, तो वहां ताहा डॉट लगा हुआ था। हम अंदर गए और इस तरह की एक वेस्ट कोट थी, मैंने पूछा ये कितने की है, तो इन्होंने कहा जी ये ₹1,00,000 की। मैंने कहा यार ₹1,00,000 में तो मेरी 10 सिल जाएंगी हैं इस तरह की। तो हम निकल आए और बाहर जो है वो मेरे जैसे दुकानदार ने दुकान लगाई हुई थी जिसके ऊपर ऐसी 500 क्रीम ब्लॉक में मिल रही थी। तो डिजाइनर ड्रेस शॉप कम, वो कहता है चलो एक आधा ग्राहक है उसी को फंसा के उसी को लूटेंगे, और सेल गुड्स एट लो प्रॉफिट मार्जिन विद वेरी हाई सेल वॉल्यूम जैसे डिस्काउंट क्लोज स्टोर होते हैं। तो सेम है, अचीव कर लेते हैं दोनों ही अपने नतीजे को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? या रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक तो पैट ले लेना है जो कि आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को अवेलेबल है, और सिर्फ आपने इक्विटी ले लेनी है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाली इक्विटी, ठीक है। लेकिन एवरेज तो करना ही है 1110। तो अगर आप इसका फॉर्मूला ये कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा? अच्छा, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड जो है इसको आप अभी नहीं समझ पाएंगे। आपको प्रेफरेंस शेयर्स का वैसे पता है, आइडिया है, सही। चलें, बहरहाल मैंने EPS के टॉपिक में इसको दोबारा पढ़ाना है, जो मैंने कहा था ना पहला टॉप सवाल ही हो तो बहुत, असल में बस मेरी प्लानिंग्स तो होती हैं लेकिन एक प्लानर ऊपर बैठा हुआ है, तो जिस तरफ ना मुझे पढ़ाने का भाव लेके जाता था ना मैं उस तरफ चलता होता हूँ। CA के अंदर भी मेरा एक दफा कोई तरतीब, दूसरा कोई भी अगली भी हो सकती है, डिफरेंट कुछ चीजें होती हैं जो तरतीब में करनी जरूरी होती हैं, लेकिन उसके अलावा जो जिधर को बहा के ले जाए मूड मुझे, उसमें ज्यादा अच्छा चलता है बंदा, है ना। तो ये असल में जो चीज मुझे लगता है ना कि यार इसके बाद ये हो सकती है, अब IAS 8 किया ना, उसके बाद इसने एडजस्टमेंट कराई थी, मैंने कहा ये हो सकता है, साथ ही शुरू कर दिया, तो ये चलेगा ऐसे, ठीक है ना। खैर, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, फिलहाल तो सवाल में कोई नहीं है ऐसा कुछ। तो पैट कितना है? पैट है 160 और उसके बाद 111 प्लस 1160 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 भी करना ना भूलिएगा जी, इंटू 100 इज इक्वल टू 15% ही कर दो, चलो यार, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है जी कि आप एक 100 रुपया अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसकी यार, ये तो मैंने बताई नहीं। आपका ROCE हायर होना, उसकी वजह प्रॉफिटेबिलिटी का हायर होना, एफिशिएंट फंड मैनेजमेंट, डिक्रीज इन इक्विटी विच माइट बी ड्यू टू, अच्छा आपके यहाँ शायद बाय बैक ऑफ शेयर्स का तो कोई जिक्र नहीं देखा मैंने, इसको काट दो। तो डिक्रीज इन इक्विटी विच माइट बी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटोगे तो रिटेन अर्निंग कम, इक्विटी कम, तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी, बढ़ेगी, हाई में लिखा होगा। और दूसरा डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स ड्यू टू रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, और तीसरा वही एज ऑफ एसेट। और अगर हाई है तो उसी के उलट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, इनएफिशिएंट फंड मैनेजमेंट, इंक्रीज किया इक्विटी को
जो माइट बी ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। एक कंपनी रिवैल्यू किया है, दूसरे ने नहीं किया। जिसने रिवैल्यू किया है उसका सरप्लस इक्विटी में नजर आ रहा होगा, एसेट भी बढ़ जाते हैं। दोनों तरह से बात सेम ही है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो कम, दूसरी ने नहीं रिवैल्यू किया उसकी रेशो कम नहीं होगी। फिर आपने शेयर्स नए इश्यू किए हैं, नया लोन रेज किया है, क्यों? ताकि आप नए शेयर, नए फिक्स एसेट खरीद सके। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, रेशो कम हो रही है। न्यूअर एसेट्स वाली बात तो यहाँ पे भी। और रिटर्न ऑन इक्विटी में आए तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितने डॉलर्स पर $100 इन्वेस्टेड इन शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स का, ठीक है, वो कमा रही है कंपनी। द हायर द ROCE, ओहो कॉपी पेस्ट का नुकसान, ऊपर से कॉपी करके पेस्ट किया। द हायर द ROE, द हायर द ROE, द बेटर it is as a good ROE is indicator of effective management of equity financing। आगे रीजंस हैं उसी तरह से। बाय बैक बस काट दें आप, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न ऑन एसेट आपके किताब के अंदर कहीं पे नहीं है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट आपसे नहीं करवा रहा। लेकिन वैसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट भी क्या है, PBIT ओवर एवरेज टोटल एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, वो आप बता सकते हैं। ये भी टर्नओवर की तरह से ही है, ठीक है, लेकिन आप रहने दें इसको, छोड़े। इस एवरेज टोटल एसेट्स ये लिखा हुआ है, ये लो बस, ठीक है, रहने दो। ओके, अच्छा रहने तो कह दो सही, बड़ा मसा ही बैठे होंगे, रहने देते हैं फिर। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, आपको सेम टू सेम वही बात नजर आएगी, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर भी होल्डर एसेट्स वाला पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब आगे वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेशियो स्टार्ट हो रही है। डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, वर्किंग कैपिटल, फिर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी, फिर सॉल्वेंसी। तो ये कल हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपने बड़े अच्छे तरीके से इन रेशियोज को यहां से भी पढ़ना है नोट्स से। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने ये जो आपका किताबचा है, किताब वही किताब बचा जो है, क्या आपके ऊपर पेश नहीं पढ़नी, किताब बचा है जो है, ये इसके ऊपर आपने यहां से शुरू करना पड़ना। परफॉर्मेंस पेज नंबर 587 से, और एक एक लफ्ज आपने इसका पढ़ते आना है। बीच में जो इलस्ट्रेशन वगैरह आ जाए वो भी करते जाना है आपने। मैंने नहीं करनी, ना मैंने करवानी, ये कोई बात है। नेट एसेट टर्नओवर, रिलेशन बिटवीन रेशियोज, पोजीशन पे यहां से ऊपर, ये सारा आपने पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 20% सीधे सीधे मार्क्स है इसमें से, तो बड़े ध्यान से करिए। मैंने कोशिश की है चीजें समराइज हो, उससे फायदा उठाना है, लेकिन एक बार टेक्स्ट का पढ़ना फर्ज ऐन है, ठीक है ना, ये लाजमी करना, ओके, ठीक है जी। 23 का सॉरी ये 27 का पार्ट 2 खत्म होता है। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे लेक्चर 28 के साथ। अल्लाह हाफिज। एक मिनट हाँ, सवाल। लास्ट में टू में जो कैपिटल एम्प्लॉयड अपना एबिट है ना, उधर हम खाली कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। कहाँ देना जरूरी है? F2 की एग्जाम बेहतर है कि एवरेज ले। आपको यहाँ पर नजर आएगा, अपनी किताब पढ़िएगा तो सही है एक बार, ठीक है। बेहतर है एवरेज ले, बाकी कुछ चीजों में नहीं एवरेज लेना तो वो फिर आपने देखना है ना पढ़ के, ओके, ठीक है जी, ठीक है। 28 कल लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफिज।